कि ज्योतिष हमारा बहुत भारत के अंदर ज्योतिष बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी जो है वर्षा है, हमारी जो है इधर आई है, वर्षा नहीं है, ये भी इनका भी बहुत अच्छा ज्योतिष का काम है और ये बहुत राजस्थान के अंदर आगे बढ़ रही है हमारी रवि पंडित जी के सेवा में। और हम चाहते हैं ऐसी हमारी बहन, हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी तो हमको गर्व होगा, हमारे समाज को गर्व होगा, हमारे राजस्थान को गर्व होगा, हमारे भारत को गर्व होगा। धन्यवाद। आप बोलिए। साइंस में प्रैक्टिकल की प्रैक्टिकल की देते हैं। इंसान अपनी हस्तरेखा मस्तक जन्म से ही स्टार्ट करके लेके आता है, तो उसी हिसाब से हम हमारे ज्योतिष के अंदर उसी हिसाब से बच्चे के जन्म से ही हम हमारा सिद्ध कर सकते हैं बच्चे किस हिसाब से इसका आगे कार्य करना है। तो ज्योतिष को साइंस से भी ज़्यादा एफर्ट लेके आ रहा है, लेकिन हाँ ज्योतिष को साइंस को सेम ही प्रोटोकॉल में लेके आया जा रहा है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि ज्योतिष से इंसान के देश विदेश का आगमन, बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, किस फील्ड में नहीं जाना चाहता। मैं ज्योतिष आचार्य वर्षा शर्मा, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट ज्योतिष संस्थान। थैंक यू। कल्याण बोर्ड का कॉन्फ्रेंस वाले दिन भी आप ही का है। हाँ बिल्कुल। पहले तेरा काम 100% तेरा काम हो गया आएगा। कहाँ से हो भैया? शिमला इसको बुलाना, बोलिए नहीं बुला रही। अभी तेरे 500 रुपये रख देने, आ जा इधर। काम सारे हो और तेरे को बोलने की कोई बात नहीं। थोड़े से लॉन्ग ले, थोड़ी सी लाइट ले, मैं तेरे को कुछ तैयार कर देता हूँ और तमाशा खुद देखिए। हाँ आप यहीं पर शाम तक। हाँ और आप कहते हैं नंबर पे दिन में कभी काम हो तो कभी Your name? अंकिता। Ankita, what is her The past. Yes, the past. So the past I will not waste much time. But you having get this vision that you are sitting here and you are looking there. So that means there is a confusion in your mind. Now let's come to the present. Manifestation and financial opportunity. So this thing, should you not फैमिली में भी थोड़ा सा कामयाब टीवी जयपुर ज्योतिष महासम्मेलन में हम बात करेंगे डॉक्टर MS आहूजा जी से। आहूजा जी जो इंजीनियर भी है और ज्योतिष भी देखते हैं और जयपुर के अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं। डॉक्टर MS आहूजा जी, आपको ज्योतिष का कैसे इंटरेस्ट हुआ? एक्चुअली जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग के साथ साथ मुझे को न्यूमरोलॉजी का शौक चढ़ा। किताबें पढ़ते थे। ये 78 की बात है, 1978 में जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे न्यूमरोलॉजी को, उस समय बुक्स ही आती थी जिसमें मेन तो ये राधा कृष्ण श्रीमाली, नारायण श्रीमाली, उर्मिला जी, इनकी पुस्तकें पढ़ के फिर मेरे को एक गुरु मिल गए उदयपुर के उमेश जी मोर साहब, मेरे डिपार्टमेंट में थे। वो एस्ट्रोलॉजर रहे उदयपुर के, उनके सामने के लिए बहुत कुछ सीखा। फिर उसके बाद मेरे गुरु मिल गए निरंजन जी भट्ट साहब,
एस्ट्रोलॉजी के बहुत अच्छे जानता है। तो मेरे गुरु भी हैं उदयपुर में, हरीश शर्मा साहब। उदयपुर में शोधपत्र पढ़ना था अभी पिछली बार। मैं एक्चुअली क्या है कि ज्योतिष को साइंस से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी ज्योतिष में आपको विश्वास पैदा हुआ और ज्योतिष को विज्ञान की दृष्टि से देखा। आप एक इंजीनियर होते हुए ज्योतिष की ओर अग्रसर हुए और बुक्स को पढ़कर अपने गुरुओं के साथ में रहकर और आप ज्योतिष की ओर अग्रसर हुए। अभी मैं ये कर रहा हूँ कि आप ये देखिए कि जुड़वा बच्चे जो होते हैं ना, जुड़वा बच्चों का कुंडली सेम होती है, तो उनका भविष्य भी सेम होना चाहिए। मतलब उनका स्वभाव, उनकी जीवनी, उनके जो सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके 3 कारण हैं। पिछले जन्म का कर्म, नाम, और तीसरा है ये फिंगरप्रिंट्स। माँ के पेट में जो बनते हैं, जुड़वा बच्चों के भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते हैं। मगर जुड़वा बच्चे में भी एक बच्चे के और दूसरे बच्चे के अंदर जो अंतर आएगा वो कुछ सेकंड्स का तो आएगा ही आएगा। सेकंड्स का आता है, लेकिन उसमें नक्षत्र चेंज नहीं होते। मतलब जो है उनका राशि, लग्न राशि जो है वो चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, 2.5 घंटे तक सेम रहती है। और उसके अलावा ये जो फिंगरप्रिंट अगर चेंज नहीं होते हैं, इन फिंगरप्रिंट्स के जो आकार आ रहे हैं, उसमें नक्शा बन रहा है, उसको पढ़ करके और कुंडली बनाना, उसके स्वभाव को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। आप सिग्नेचर से भी सामने वाले का भविष्य बताते हैं, तो वो किस तरीके से बताते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि ज्योतिष में मेन चीज़ होती है 9 ग्रह, और 9 ग्रह और 5 तत्व। 5 तत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ये देखिए कि हर चीज़ में ईश्वर ने कहा है ना कि कण कण में भगवान, तो ईश्वर में भी 5 तत्व हैं, सब में 5 तत्व हैं। तो और 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रहों को, 5 तत्वों को हम सिग्नेचर के किस तरह से कर रहे हैं, वो उसकी स्पीड क्या है, दबाव कितना है, उसके हिसाब से हम सारा निकाल लेते हैं। उसमें उनको कट तो नहीं आ रहा है, किसी तरह से घुमा करके तो नहीं कर रहे हैं, उसमें सारी चीज़ मालूम पड़ती है कि इसका नेचर क्या है। यानी फिंगरप्रिंट्स में एक्सपर्ट होने के साथ जिस तरीके से कलम चलती है और कलम के जो कोण बनते हैं, उन कोणों के आधार पे आप उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में समन्वित करके और उसका भविष्य बताते हैं। बिल्कुल, उसकी कुंडली भी बन जाती है। अभी आपके सामने है मिस्टर युवराज मनुराज चौहान। अब मनुराज चौहान अब एक सिग्नेचर करके आपसे परामर्श लेने जा रहे हैं। मांगलिक दोष का निवारण। मांगलिक दोष का निवारण होता है। मांगलिक दोष का या तो मंगल नाम में जाके। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ज्योति शिशी शाह है। मैं 26 साल से एस्ट्रोलॉजी के बिजनेस। बच्चों की जब कुंडली के अंदर समस्याएं आती है कि साहब ये अल्प मांगलिक है, आंशिक मांगलिक है, उच्च मांगलिक है, उसके कारण इसका विवाह नहीं हो रहा, या इसके कारण ये बाधाएं आ रही है, या नौकरी में बाधाएं आ रही है। अपना महत्व है। किसी कुंडली को आप दूसरी कुंडली से नहीं मिला सकते। हमारे यहाँ पर करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन किसका मंगल किस डिग्री पे बैठा है, उसको कौन सी दृष्टि दे रहा है, कौन सा अच्छा ग्रह देख रहा है। अगर अच्छा ग्रह देखेगा तो कोई ना कोई बचाव हो जाएगा। अगर अच्छा ग्रह नहीं देखेगा तो आपको एस्ट्रोलॉजर भी गलत मिलेगा, जो आपको कंसल्ट कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, वो भी गलत है। यानी ग्रहों की स्थिति के आधार पर उच्च मांगलिक से भी विवाह हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है। और मैच मेकिंग के लिए सबसे और एक साधारण का उच्च मांगलिक से भी हो सकता है। सर, एक इकट्ठे जुड़वा बच्चों की लाइफ में भी बहुत अंतर होता है, जिसमें सेकंड्स का होता है, क्योंकि उनके सब जो होते हैं ना, जो केपी सिस्टम में हम करते हैं, उनके सब डिफरेंट हो जाते हैं। तो उसके आधार पर वो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। कहना बहुत आसान है, लेकिन यही बारीकी है। इस बारीकी में आप 2 बच्चे जो इकट्ठे पैदा हुए हैं, उसमें से मैंने एक्सपीरियंस किया, एक बच्चा फॉरेन में और एक बेरोजगार बैठा हुआ है। तो वो कैसे हो रहा है? जब एक ही माँ ने पैदा करा, एक ही साथ पैदा हुए, लेकिन सर उसके ये इतनी बारीक स्टडी है, इसको आप यूनिवर्सल नहीं ले सकते। इसको आप बहुत बारीकी से, जब तक ज्ञान नहीं है, आप किसी की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते। ये चीज़ है। तो कोई भी दोष हो, हर चीज़ का निवारण है। जैसे आप मान लीजिए आप बीमार हैं, तो आप दवाई लेते हैं ना। तो आज की डेट में अगर आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, ना तो आपको लॉयर की ज़रूरत है, ना आपको डॉक्टर की। डिपेंड करता है आपका बिलीफ सिस्टम, आपका गुरु और आपका एस्ट्रोलॉजर। मैं इंटरनेशनली काम कर रही हूँ, मेरे क्लाइंट कहीं नहीं जाते हैं, मैं ये तक बता देती हूँ आपको कब कौन सी बीमारी हो।
इसीलिए वो 12 महीने जुड़ के एडवांस में मुझसे ले लेते हैं कि नेक्स्ट मंथ क्या होगा। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये गुड डे आएगा, ये बैड डे आएगा, इस दिन आप बीमार हो सकते हो, आप पहले से दवाई ले लो। इस दिन आपका इंश्योरेंस पे खर्चा है, मृत्यु तुल्य कष्ट गया। इस दिन आपका एक्सपेंस है, आप ग्रॉसरी ले लो। तो हर चीज़ का निवारण है, डिपेंड करता है आपका बिलीफ सिस्टम। अगर आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा है तो आपका एस्ट्रोलॉजर भी अच्छा मिलेगा। आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा नहीं है, आप वो नहीं करोगे। एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आत्मविश्वास से परिपूर्ण वो चैलेंज करते हैं कि डॉक्टर और वकील उसका समाधान एस्ट्रोलॉजर के पास हर चीज़ का पूरा समाधान मिलेगा। है। कैंसर भी इलाज होने के कैंसर के पेशेंट आज जिंदा हैं। अगर आपका मार्स केतु डिस्टर्ब है तो आपको कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये एक सूत्र है, लेकिन अगर आपकी कुंडली की परीक्षा बहुत अच्छे से परीक्षण कर लिया जाए, हर बीमारी का, हर कोर्ट कचहरी का मैं चैलेंज करती हूँ, मैं किसी चैलेंज करती हूँ। 26 साल हो गए मेरे पास, आज 3rd जनरेशन जो मैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इनफैक्ट वास्तु के हिसाब से आजकल लोग जुड़ते हैं। और हाँ, खाली एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है, आपके प्लैनेट्स के हिसाब से आपको घर में देखा। मान लीजिए आपने मुझसे कुछ उपाय लिया, लेकिन जैसे ही आप घर में गए आपको उसी जगह पे नल चल रहा है तो आपका राहु गया। उसके लिए आपको घर में वास्तु ठीक कराना पड़ेगा। तब आप दोनों तरीके से करेंगे, इधर एस्ट्रोलॉजी से, इधर राहु ठीक करके अपने घर को ठीक करके अपने डिवाइसेस ठीक करके। आप कंटिन्यू रहे, मैं चैनल के लिए कवरेज कर रहा हूँ। नमस्कार। ज्योतिष महासम्मेलन में आप देख रहे हैं ज्योतिष से संबंधी सभी साहित्य, जो कि दुर्लभ साहित्य होता है, तलाश करने पर मिलता नहीं है। आज सभी को यहाँ पे ज्योतिष का सभी तरीके का साहित्य उपलब्ध है और देश विदेश से आए हुए ज्योतिष यहाँ पे आए हुए हैं और साहित्य का इतना बड़ा संग्रह देखकर सभी लाभान्वित हो रहे हैं। मैडम 2 मिनट आपसे बात करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम दीपाली ब्राह्मण है और मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर और दिल्ली से हूँ। ठीक है, और बस आप जर्नलिस्ट भी हूँ और बुक्स एडिट करती हूँ और वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी कर रही हूँ। कोशिश करती हूँ लोगों की जितनी सेवा कर सकूँ। आज जयपुर के अंदर ज्योतिष, तंत्र, मंत्र सभी के एक महासम्मेलन हो रहा है। 500 ज्योतिष यहाँ आए हुए हैं और जैसा कि डिक्लेयर किया गया कि 50 रुपये कंसल्टेशन के अंदर जितने बड़े बड़े ज्योतिष आए हैं, चाहे वो 10,000 कंसल्टेशन लेते थे या 100 रुपये लेते थे, और वो 50 रुपये कंसल्टेशन के अंदर सभी को परामर्श दे रहे हैं। जनता यहाँ की लाभान्वित हो रही है। आप किस तरीके की यहाँ सेवाएँ दे रहे हैं और क्या परामर्श शुल्क रखा है आपने? हमारा देखिए, हम यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ पे
200 रुपये रखा है, परामर्श शुल्क हमने 200 रुपये रखा तो आपने 200 रुपये किस आधार पे रख लिया जब डिक्लेयर किया गया है कि सम्मेलन के अंदर 50 रुपये कंसल्टेशन रहेगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा विद्वान है? हमने जो यहाँ पे स्टॉल लगाया, जिन लोगों ने स्टॉल नहीं लगाया वो 50 रुपये में करेंगे, जिन्होंने स्टॉल लगाया उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को डिक्लेयर किया गया है कि सभी का परामर्श शुल्क सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये होगा, फिर भी आप यहाँ पे 200 रुपये कंसल्टेशन चार्ज ले रहे हैं। जो स्टॉल लगाया है, स्टॉल लगाने वाले का बाकी का अगर आप अंदर ओपन डिक्लेयर किया गया है और सभी मीडिया में छपा भी है। तो आप अवस्थी जी से बात बिल्कुल बात करते हैं। आज जैसा कि यहाँ पे ज्योतिष तंत्र मंत्र का महासम्मेलन हो रहा है खंडेलवाल महासभा के अंदर, वहाँ बहुत सी जनता जयपुर की ही नहीं राजस्थान भर की जनता यहाँ पे परामर्श के लिए आई हुई है। देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पधारे हैं। जो विद्वान 500 विद्वान आए हैं जिनकी शुल्क 10-10 हज़ार रुपये एक बार का कंसल्टेशन था, मगर यहाँ पे 50 रुपये केवल मात्र 50 रुपये शुल्क के अंदर परामर्श लिया जा रहा है। सर, यहाँ परामर्श शुल्क क्या लिया जा रहा है जनता से? 50 रुपये लिया जा रहा है मात्र, चाहे कोई सा भी विद्वान हो, कोई सा विद्वान हो। यहाँ इस बाउंड्री के अंदर कहीं भी स्टॉल लगा करके बैठा है और सभी का 50 रुपया रखा है। 50 रुपये कंसल्टेंसी फीस नहीं है, व्यवस्था के लिए फीस है। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, मेरे को भी दिखाएंगे, इनको भी दिखाएंगे, उनको भी दिखाएंगे और आस्था विश्वास के साथ हमारी विद्या के साथ खिलवाड़ होगा। 50 रुपये उसको खर्च करने से उसको ये लगेगा कि मैंने 50 रुपये खर्च किया है, तो वो व्यवस्थित रूप से उस विद्वान की रेमेडीज को मानेगा, इसलिए एक टोकन है। नहीं तो ये 5-5 हज़ार रुपये फीस लेते हैं। तो जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बताया था कि चाहे ये व्यवस्था को मैनेज रखने के लिए एक साधारण सा 50 रुपये से चाहे कि एक व्यवस्था बनी रहे, यानी कि आम जनता का व्यक्ति अगर कोई भी है तो 50 रुपये में किसी से भी कंसल्ट कर सकता है, एक विद्वान से 50 रुपये। मगर यहाँ पे देखा जा रहा है कि उधर 200 रुपये का भी स्टिकर लगा हुआ है और 200 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। ये मालूम ही नहीं है। ये लग रहा यहाँ 200 रुपये भी चार्ज किए जा रहे हैं। मैडम ये तो चीज गलत है, ये चीज गलत है। ये आपको बात में बोला गया था, ये आप ऐसा नहीं लगा सकते प्लीज। 5 बजे के बाद आप पर्सनल कंसल्टेंसी दे सकते हैं, लेकिन 5 बजे तक मेरे कार्यक्रम में प्लीज ये स्टिकर नहीं लगाए। 5 बजे बाद आप बुला लें जो क्लाइंट, 5 बजे बाद आप पर्सनल कोई आपसे एडवाइस लेना चाहें, आप पर्सनल चार्ज ले लो, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, जो व्यवस्था है उसको बिगाड़िए। इसको हटाइए। 5 बजे बाद आप पर्सनल कंसल्टेंसी दें, वो आप वीडियो पे जा रहे हैं। 50 रुपये व्यवस्था बनाने के लिए 5 बजे बाद आप पर्सनल अपना करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 26 और 27 2 दिन के इस सम्मेलन के अंदर कितने भी बड़े विद्वान आए हुए हैं और सभी से 50 रुपये में जयपुर बल्कि राजस्थान और भारत भर के आए हुए लोग लाभान्वित हो रहे हैं मात्र 50 रुपये शुल्क से। नमस्कार, काशी में आ जाओ। आपका शुभ नाम, कहाँ से बता रहे हैं? हम तारापीठ में आश्रम है, हम त्रिशुंदरी विद्याश्री माता की, हम त्रिशुंदरी माता जी नाम में है। काशी तारापीठ कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल। हम तारापीठ कामाख्या का शादी का है, कामाख्या आपका गुवाहाटी आश्रम में, कामाख्या तारापीठ का शादी का हमारा आश्रम है तारापीठ में। अभी आप किस तरीके से ज्योतिष के बारे में बताते हम हैं? शादी का है,
तंत्र बोलिए, ज्योतिष बोलिए, पामिस्ट बोलिए, जो भी हम लोग को सब कुछ जानकारी करके रखने पड़ता है कि जब ये साधन मार्ग में आता है, साधना ही सबसे पहले जो चीज़ होता है वही सब दे देता है। इसके लिए खोजने नहीं पड़ता है, हर कंकर में हर शंकर मिल जाता है। ज्योतिष के ऊपर है तंत्र। समझ रहे, हर कंकर में हर शंकर मिल जाता है, अलग करके कोई शंकर को पहचानने नहीं पड़ता है। तो तंत्र साधना जो करता है, वो हर चीज़ बता नहीं सकता है, हर चीज़ बोल नहीं सकता, हर चीज़ कर नहीं सकता, हर चीज़ के ऊपर कृपा मान लेता है। आपने देखा कि वेस्ट बंगाल से, जयपुर से, अजमेर से, जोधपुर से, विभिन्न जगहों से ज्योतिष यहाँ पे पधारे हैं। गुजरात से, महाराष्ट्र से 500 विद्वान यहाँ पे पधारे हैं और उनका महासम्मेलन 26 और 27 जुलाई 2025 को जारी रहेगा, जिसमें कि जनता के लिए 12 बजे से 5 बजे तक परामर्श, वह भी मात्र 50 रुपये में रखा गया है। ज्योतिष तंत्र मंत्र का महासम्मेलन जो कि आज जयपुर में 26 और 27 जुलाई को संपन्न हो रहा है। 2 सत्र यहाँ पे हो चुके हैं। मैडम, आपने 2 सत्र यहाँ पे अटेंड किए और आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, किस तरीके का आपको महसूस किया? नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अल्पना मिश्रा जयपुर के इस अंतर्राष्ट्रीय वेदामृत ज्योतिष सम्मेलन में शिरकत करने आई हूँ। और जैसा कि आप सभी को इतना तो पता ही होगा कि ये धर्म और सनातन धर्म की और कर्म की भूमि है भारत देश में। वहाँ पे यह एक उच्च कोटि का अंतर्राष्ट्रीय वेदामृत सम्मेलन हो रहा है जो 26 और 27 जुलाई को हुआ, जिसका अभी प्रथम सत्र, जिसमें एक से एक विद्वान बालमुकुंदाचार्य जी ने भी बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। और उस वक्तव्य में सबसे बड़ी चीज़ केवल धर्म की बातें नहीं थी, वह वक्तव्य यह भी दर्शाता था कि आप अपने कर्म को साधेंगे तो आपका धर्म अपने आप ठीक हो जाता है, और केवल धर्म को साधते रहेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो काम नहीं चलता है। क्योंकि सूर्य यदि उगे ना और अग्नि देता रहे तो क्या प्रकाश होगा? नहीं होगा ना। तो बस इसी तरह समझ जाइए कि जब आप अपने कर्म को साध करके धर्म का साथ लेके चलेंगे तो जीवन में प्रकाश होगा। और यही इस 2 दिन के सेमिनार का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ये जो सम्मेलन है इसका उद्देश्य ही यही है। मैं नई दिल्ली से आई हूँ, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बेंगलोर से, अहमदाबाद से, हैदराबाद से, जाने कहाँ से, हिमाचल से, कामाख्या जी से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो क्यों इकट्ठा हुए हैं हम सब? इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि ज्योतिष के कुछ दीप हम जलाएं, कुछ आप जलाएं, तो हर घर में प्रकाश हो ही जाएगा। ये रहा था। अभी एक सत्र और चलेगा जिसमें प्रकांड ज्योतिषी धर्म के विभिन्न विधाओं पे, ज्योतिष के, अध्यात्म की विभिन्न विधाओं पे, वैदिक ज्योतिष, कर्मकांड, न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष जिसे कहते हैं, टैरो रीडिंग, हीलिंग, इन सब पे प्रॉपर वास्तु पे आपको सूत्र देंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना वास्तु संभालते हैं तो आपका ऑरा परिवर्तित हो जाता है। कैसे आप अपने घर में केवल एक जो दिया जलाते हैं उससे आपके घर की एनर्जी चेंज हो जाती है। किस तरह से, जैसे आप यहाँ इस सम्मेलन में भी आ रहे हैं ना कहीं आपका चंद्रमा बलि हो रहा है। चंद्रमा का परिवर्तन हुआ तभी आप यहाँ तक आए, चल के आए या किसी भी विकल्प से आए, आपके मन को उसने थोड़ा बहुत तो प्रभावित किया। तो इसी तरह ज्योतिष का आपके जीवन में प्रभाव ही नहीं होता है, आपका पूरा जो जीवन है ना वो ज्योतिष में ही समाहित। बस अंतर ये होता है, कोई मानता है और कोई गत्ते खाने के बाद मानता है, थोड़ी बहुत उठा पटक के बाद मानता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अंदर सब कुछ मानते हैं, ऊपर से कहते हैं बिल्कुल नहीं मानते हैं तो वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे जो सम्मेलन हो रहा है इसके माध्यम से आपको, यदि आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे ना, तो मैं विश्वास से कहती हूँ डॉक्टर अल्पना मिश्रा में कि आपको कुछ ना कुछ अपने जीवन के लिए यूजफुल ज़रूर आप लेके जाएंगे।
ज्योतिषाचार्य अल्पना मिश्रा जी का भी कहना है कि ज्योतिष जो एक परफेक्ट गणित है, उसका भी मूल भावार्थ यही निकलता है कि आप अपना जितना कर्म सुधारेंगे, हाँ, उस कर्म के ऊपर ज्योतिष पूर्णतः निर्भर है। केवल ज्योतिष और धर्म कर्म को सही करके करना चाहिए। वह पूरा का पूरा, जब इंसान का कर्म अच्छा होगा उस पर आश्रित है। कर्म सुधारेंगे, वास्तु सुधारेंगे और ज्योतिष परामर्श लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अशोक जी, आज आप महासम्मेलन ज्योतिष तंत्र मंत्र के इसमें पधारे हैं। आप हमारे जयपुर से ही हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और आपका भी मानना है कि ज्योतिष अगर एक ऐसे केंद्र पे हो जहां आम जनता मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श ले और उस मेडिटेशन को फॉलो अप करे, तो वह ऊर्जावान होगा और उसे एक धनात्मक ऊर्जा मिलेगी और मानसिक रोगों से, मानसिक स्वास्थ्य से लाभान्वित होगा। बताएं अशोक जी इस बारे में। ज्योतिष एक ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर से हमें शक्ति मिलती है। ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष हमेशा एक टॉर्च का काम करती है, हमें दिखाती है। ज्योतिष हमेशा खड्डा दिखा देगी अभी, लेकिन भरेगी नहीं। ज्योतिष खड्डा दिखाने से हम अपने आप को चेंज करेंगे। जैसा आपने बताया कैंसर के बारे में, हम जब भी विजिट करते हैं किसी मकान में तो हम ईशान कोण को चेक करते हैं। ईशान कोण में जब भी यदि टॉयलेट पाया जाएगा उस घर में डेफिनेटली यानी कि कैंसर का मरीज होगा। यदि ईशान कोण में रसोई भी पाई जाती है तो 101% यानी कि कैंसर से संबंधित किसी न किसी परिवार में कैंसर होता है। दो चीज़ हम चेक करते हैं, वास्तव में फ्लैटों में भी जाके यही चेक करते हैं। यदि ईशान कोण में टॉयलेट होगा या किचन बनी होगी 101%, मैंने कभी हज़ारों कुइयाँ देख ली, हज़ारों देख लिए, लेकिन सब में यही पाया गया, सब में यही पाया गया कैंसर के लिए। कैंसर का ज्योतिष में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर हम डिटेक्ट कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर लीजिए तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। जैसे रिलीफ करेंगे मिलेगा, जैसे आप चेंज करेंगे, जैसे आपने किचन हटा दी या टॉयलेट के वहाँ से शीट हटा दी, इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आज समाज में सभी में कुछ ना कुछ तनाव देखा जाता है। तनाव के कारण ही बहुत सी मानसिक बीमारियां होती हैं। डिप्रेशन में आता है व्यक्ति, मानसिक रोगी हो जाता है। अगर उसके बारे में आप कुछ बताएं, किस तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं? मेन बात है, हमारा जो अग्नि कोण के अंदर हम किचन नहीं बनाते हैं, टॉयलेट की हमेशा गलत साइड रहती है, इस वजह से मानसिक तनाव होता है। आग्नेय कोण में यदि हमने टॉयलेट बना लिया तो भी परेशानी है, ईशान कोण में बना लिया तो भी परेशानी है। और दूसरा, हमें साउथ में रखने चाहिए हमेशा टॉयलेट को। और हमेशा टॉयलेट के जो सीट है, हमें बैठते समय यानी कि हमारा मुंह साउथ में होना, इसमें नॉर्थ में होना चाहिए, और जो वेस्ट है हमेशा वो साउथ में जाना चाहिए। हार्ट अटैक की सबसे बड़ी एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जिस भी मकान के अंदर यदि शीट गलत लगी हुई है तो 101% उसका हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक जैसा आएगा, हमारा वेस्ट यदि नॉर्थ में जाएगा तो 100%, क्यों, नॉर्थ जो स्थान है हमारे देवताओं का स्थान है, यदि हम उसमें वेस्ट दे रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई परेशानी आएगी शारीरिक। इसलिए मैं सबसे पहले जब भी जाता हूँ मकान में, सबसे पहले शीट चेक करता हूँ, शीट लोगों की चेंज करवाता हूँ। नहीं, यानी भवन निर्माण से पहले आप वास्तु कंसल्टेंट से संपर्क करें और वास्तु को फॉलो अप करें, तो उससे आपके परिवार का काफ़ी कुछ स्वास्थ्य निर्भर करता है, परेशानी दूर हो सकती है। लोग पैसे बचाने के चक्कर में वास्तु कराते नहीं है, खुद ही अपने कारीगर से मिल लेते हैं, कर लेते हैं, पैसा बचाते हैं, उतना ही परेशान रहता है आदमी। यदि हम थोड़ा पैसा ज्योतिष में, यदि वास्तु में खर्च करते हैं ना, हम उतने अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। धन्यवाद अशोक जी। अशोक जी, भवन निर्माण के समय देखा जाता है कि ज़्यादातर कॉलोनीज एक लाइन में होती है, तो एक का नॉर्थ साइड होता है, दूसरे का साउथ साइड होता है, या एक का ईस्ट है, दूसरे का वेस्ट है, तो क्या एक सुखी एक दुखी ऐसे होगा? ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे ही कोई इस प्रकार का क्लाइंट आता है वेस्ट वाला, हम वेस्ट फेसिंग वाले का हमेशा शनि चेक करते हैं। यदि शनि यदि अच्छा है वेस्ट वाला तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। जिसका यदि शनि खराब है वो वेस्ट में नहीं रह सकता, जिसका शनि खराब है वो वेस्ट में नहीं रह सकता। इसी प्रकार साउथ फेसिंग के अंदर जिसका मंगल अच्छा है वह साउथ फेसिंग मकान ले सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि जिसका मंगल खराब है वो साउथ फेसिंग में बिल्कुल भी नहीं रह सकता। और साउथ फेसिंग हमेशा कॉमर्शियल पर्पज से 101% सही रहता है, चाहे किसी की कुंडली में कैसा ही दोष हो मंगल का, लेकिन साउथ फेसिंग का जो कॉमर्शियल है वो हमेशा पनपता है, यानी कि हमेशा प्रोस्पेरिटी देता है। रहने में जरूर परेशानी दे देता है। जिनका मंगल खराब है, मैं चैलेंज करता हूँ, जिसका मंगल खराब है वो आदमी साउथ फेसिंग मकान में रह ही नहीं सकता। अगर जब तो मकान चेंज नहीं करेगा वो अच्छे ढंग से व्यतीत नहीं कर सकता अपने साउथ फेसिंग मकान में, उसको इमीडिएटली अपना मकान चेंज कर लेना चाहिए।
जिसका मंगल अच्छा है वही साउथ मकान में रह सकता है। ये 100% बात सही है। और तीसरे घर में अगर मंगल आ जाए तो कमाल की ये लोग जो है गाय की इच्छी होती है तो बड़ी गहरी होती है। अब यहाँ 3 और 8 का संबंध अगर बैठ गया तो 8वां घर इतनी गहराई में लेके जाता है। पंडित रविशंकर ने जो सितार बजाया वो दोबारा नहीं बजा। उस्ताद जाकिर हुसैन ने जो तबला बजाया वो तीसरे घर के कारण था, वो दोबारा नहीं बजा। अब जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक के, ये सारे के सारे आप ये मान के चलिए कि बुद्ध से कंट्रोल है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आज के जमाने में गुरु मंगल सूर्य की पावर कोई जरूरी नहीं है। भले आपका उच्च का है चाहे किसी कुछ है, लेकिन जो संस्कृति हमारे भारत के पास है, जो हमारे मंत्र हैं, जो वेद है, वो आपके पास नहीं आ सकते। क्योंकि आज की तारीख में जो जमाना है, शुक्र बुध और राहु सही जगह पे खर्च करेंगे, और जब सही जगह पे व्यक्ति खर्च करता है तो उसको सही रिटर्न मिलता है। और 90% बल्कि मैं कहूंगी 90 वो दूसरों पे खर्च करेगा। जैसे कि उसका व्यक्ति तो बहुत बढ़िया होता है, सिंगलंग के गुण अच्छा होता है, सिंगलंग बहुत अच्छी होती है अपने में, परंतु सूर्य अगर दूसरे घर में बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को शो करने के लिए दूसरों के सामने दूसरों पे खर्च कर देता है स्वयं को। और दूसरों पे खर्च करने से धीरे धीरे करके एक टाइम बाद उसे लगता है कि भाई मैंने इतना कुछ किया, सकते और बढ़िया काबिल व्यक्ति है, पर उसका रिजल्ट उस स्वयं व्यक्ति के लिए शून्य होता है या बहुत छोटा होता है, क्षणिक होता है। तो जब रिजल्ट क्षणिक होता है तो व्यक्ति को वो चीज अच्छी नहीं लगती या अंदर ही अंदर खाती चली जाती है। तो जो मन का भाव होता है, जो चंद्रमा है ना, वो उसे डिप्रेशन में या फ्रस्ट्रेशन में लेकर के चला आता है। तो वहां पे क्या हुआ कि जो सिंह राशि का स्वामी है सूर्य जिस तेज का, जिस बल का, जिस ऑरा का कारक होता है, उसे आपने अपने घर पे, कुटुंब का कारक है वो, दूसरों के पालन पोषण पे या अपनी वाणी, सेकंड हाउस वाणी कभी जैसे होता है कई बार, तो आप उसको दूसरों पे, अपनी वाणी को भी दूसरों के लिए, दूसरों को बेहतर बनाने के लिए खर्च कर देते हैं। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं परंतु वह अपने लीडर को ऊपर उठाने के लिए बोलते रह जाते हैं और उनकी वाणी द्वारा उनका लीडर चमक जाता है। तो कल्पना यारों बनाता रहता है। तो उनके लिए बता रही हूँ क्या करें। सेकंड में अगर केतु बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति खुद की वाणी को खर्च करेगा। जैसे वाणी उसकी क्या होगी, कठोर होगी, नुकीली होगी, चुभने वाली। हालांकि सत्य बोलता है, सेकंड में केतु वाला व्यक्ति सत्य बोलता है, परंतु चुभने वाला बोलेगा ना, क्योंकि केतु बैठा है। अरे वाणी ऐसी बोली है मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल करे। तो भगवान ने जबान दी है तो इसलिए थोड़े दी है कि कील की तरह चुभाते हो, तो कैसे चलेगा। फिर नेक्स्ट, अब वो क्या करेगा कि भोजन में, जैसे कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि अरे नहीं हम तो ये सब नहीं खाते, हम तो बिल्कुल प्लेन सिंपल खाना खाते हैं। अरे भाई तुम्हारे नसीब में ही तला हुआ बढ़िया स्पाइसी और सुखकारक भोजन का योग नहीं है। तीनों चीज एक साथ नहीं करेगा तो सफलता, पहले आप लोग बात कर लीजिए थोड़ा सा। सफलता बढ़ने के लिए तीनों चीज जरूरी है। एक है एस्ट्रोलॉजी का एकदम ज्ञान होना चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर, उसके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं कंपनी ओपन करूंगा, मैं कंपनी का जो नाम रखूंगा वो क्या अवसर में वो मेरा पॉजिटिविटी आएगा कि नहीं आएगा। मतलब अभी एस्ट्रोलॉजी बहुत मॉडल हो गया है, ये सब चीज को हम लोगों को जानना पड़ेगा, तभी जाके सफलता बनेगा। एक लोगो भी बना रहे कॉर्पोरेट के हिसाब से, एक लोगो बना रहे, वो भी कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं। कुंडली कुछ भी है, कोई ग्रह कुछ भी है, लेकिन आप मात्र वृक्ष लगाने से उस परिवार का जो ग्राफ है उन्नति का वो ऐसे बढ़ता है। और जैसे अगर उस दिशा में अगर विपरीत वृक्ष लगा दी जाए, उस परिवार का
मतलब ग्राफ ऐसे गिरता है। कभी इतना समृद्ध था, धनाढ़ परिवार था, बस एक वृक्ष के लगाने से उस परिवार का उत्कर्ष हुआ और पतन हुआ। मैं उन वृक्षों के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ। मैं ईशान कोण से शुरू करूंगा। ईशान कोण में हमें बड़ा वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, छोटे वृक्ष लगाने चाहिए, तुलसी के पौधे लगाने चाहिए, तुम्हारे आमले का है और फूलों का पौधे हैं और ग्रीन पार्क वगैरह इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए, जो हमारे आगे बढ़ने में बहुत लाभदायक होती है। हमारी सांस्कृतिक उन्नति होती है, हमारे आर्थिक और हमारे शैक्षिक, हमारे परिवार में शिक्षा ग्राफ बढ़ता है और धन भी बढ़ता है, खुशियाँ बढ़ती है परिवार की। अब आते हैं पूर्व दिशा के अंदर। ध्यान रखना मेरे भाइयों, आप खुद महसूस करना, किसी घर के पूरब में यदि बरगद का वृक्ष लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए उस परिवार का ग्राफ 100% बढ़ना है, चाहे उस परिवार में कितने भी सदस्य हो, कैसा भी कुंडली हो, कैसा भी उनका मतलब स्टार का मतलब नक्षत्र का, ग्रहों का, प्लैनेट्स का कोई बैठे हुए स्थान में, लेकिन उस परिवार में ग्राफ बढ़ना है 100%। ये वृक्षों का चमत्कारिक रिजल्ट है। वेदों में इसका स्थापित वेद के अंदर वृक्ष वास्तु के नाम से अलग से चैप्टर है और वृक्षों के बारे में तो वेदों में बहुत बड़ा विस्तृत बार इसमें चर्चा की गई है। तो बरगद का वृक्ष पूरब दिशा में लगाने से उसको ऐसे प्रभाव मिलते हैं कि हम कुछ अचूक है। मैं बताऊंगा उदाहरण देकर के। अब आते हैं आग्नेय कोण। आग्नेय कोण के अंदर अब कोई अनार का पेड़ लगाता है तो अनार के पेड़ लगाने मात्र से आपका ये तय हो जाता है कि उस परिवार में पैसे का आमदनी का स्रोत बहुत तेजी से बढ़ते हैं, महिलाओं में बहुत अच्छी खुशियां प्राप्त होती हैं, स्वस्थ रहती हैं, आगे बढ़ने के लिए हमेशा उनको प्रेरणा मिलती है। उसके बाद आता है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के अंदर एक वृक्ष है जो शास्त्रों में उनको मान्यता दी गई है, उस वृक्ष का नाम है गूलर। गूलर का वृक्ष लगाने से दक्षिण दिशा की जो ऊर्जा है वो कई गुना बढ़ जाती है, जिससे उस परिवार में रहने वाले व्यक्ति हैं जिसके दक्षिण में गूलर लगा हुआ है, उस परिवार में अत्यधिक उन्नति प्राप्त होती है। ऐसा देखा गया है और हमने ये महसूस किया है। 15 वर्ष मैंने पेड़ लगाए लोगों के घरों में इस प्रकार के दिशा के अकॉर्डिंग। 15 वर्ष मैंने धैर्य रखा, उसका रिजल्ट देखा, तब मुझे अत्यंत खुशी हुई कि वास्तव में पेड़ों में बड़े ही चमत्कारिक रिजल्ट होते हैं। उसके बाद आता है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण कर एक पेड़ के बारे में चर्चा की गई है बार बार, वो इमली का वृक्ष है। इमली का वृक्ष लगाने से नैऋत्य कोण के अंदर अपार संपदा प्राप्त होती है, परिवार की दीर्घायु मतलब उम्र बढ़ती है और सुखी संपन्न जीवन जीते हैं। नैऋत्य कोण के बाद में दिशा आती है हमारी पश्चिम दिशा। शास्त्रों में कहा गया है पश्चिम दिशा के अंदर पीपल का वृक्ष अत्यंत शुभ माना गया है। इस वृक्ष के लगाने से उस परिवार की जो ग्राफ है वो बहुत अनंत साल तक, जब तक वो रहेगा, वो परिवार रहेगा, जब तक वृक्ष रहेगा उस घर के पश्चिम में, उसका लक्ष्मी मतलब जाने का नाम ही नहीं लेती है। ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता है। तो मेरे भाइयों, पश्चिम में पीपल वृक्ष बहुत ही शुभ रहता है। उसके बाद दिशा आती है वायु कोण। वायु दिशा के अंदर बेल पत्र का अगर कोई वृक्ष लगा लेता है और उसका रोपण करता है सूर्य चंद्र में, तो उसके गुणों की वृद्धि होती है। वायु दिशा गुणों की, व्यापार में बढ़ना है, अन्य कई पदों में, सभी चीजों में ये पेड़ सभी तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमको आगे बढ़ाने में हमें सहायता करते हैं। उत्तर दिशा के अंदर अशोक का वृक्ष होता है और कटहल का वृक्ष, ये विशेष रूप से चर्चा की गई है। कटहल का वृक्ष, कटहल का और आम उसका अशोक का वृक्ष विशेष रूप से शुभ माना गया है। इन दिशाओं में अगर आप कोई भी व्यक्ति, कोई किसी व्यक्तियों की जन्म समय नहीं है, कुछ पता नहीं है और कुछ नहीं आ रहे हैं, तो आप वृक्ष रोप दीजिए। आपको निःशुल्क से आने वाले समय में धीरे 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 उस परिवार का ग्राफ बढ़ता जाएगा, चाहे परिवार कितना गरीब हो। तो ये पेड़ लगाने से हमारे जीवन में, उस परिवार के जीवन में, जिस परिवार के, जिस घर के इन दिशाओं में पेड़ लगे हुए निश्चित होता है। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। एक परिवार जो 1908 में रियासत के अंदर पटवारी टीचर हुए, उस वक्त पटवारी टीचर होना 1908 में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उस परिवार इतना बड़ा गिराव था, अनायास ही पूरब में पीपल वृक्ष उगाया। अब देखिए उसके जस्ट आगे सामने दूसरा घर उसे बड़े बेटे का, उस घर में लगा हुआ था घर, उसके घर के पीछे पीपल आ गया और इसके पूर्व में पीपल आ गया। तो ये जो परिवार था बिल्कुल रोड पर आ गया, मजदूरी करने लग गया रोडों पर। और वो परिवार उसी का बेटा, वो इसके घर के पश्चिम में पीपल लगा हुआ है,
वो परिवार इतना फलीभूत हुआ, सारे बच्चों की शिक्षा हो गई, सबकी नौकरी लग गई, बड़ा 10-5 लोग ऐसे घर पर आते जाते रहते थे, इतना मतलब समृद्ध परिवार बन गया। ये मैंने रिजल्ट देखा है। और एक पीपल व्यक्ति लगा हुआ था, वो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो व्यक्ति कितना गंदा व्यक्ति था, लेकिन उस व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सब लोग कहते यार बहुत गंदा व्यक्ति है, लेकिन पीपल व्यक्ति से लगा हुआ था, आज भी लगा हुआ है। किसी ने कहा जो काटना नहीं है, ऐसी पूजा करनी है, दीपक लगाते का। आज उस परिवार में कई एजेंसियां हैं, कई मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम की हैं, कई सीमेंट एजेंसियां हैं, वो तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो मेरा तो यही सोच था। दूसरा मैं कार्य करता हूँ शल्य शोधन का। शल्य शोधन के जो जमीन में दबी हुई चीज है उसको निकालना। मकान बनाने से पहले शल्य शोधन बहुत आवश्यक है। दबी रहती हैं, हड्डियां वगैरह है अन्य, तो उनको खोज के निकालना, यही मैं कार्य करता हूँ। इसमें मुझे अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। मुझे नहीं पता मेरी कुंडली कैसी है, मेरे ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ, मैं जहाँ मैं काम किया मुझे अच्छी तरह सफलता मिली और उसको घर को बड़ा ही आराम मिला। उसके बाद में जो हमें जो हड्डी निकाली, कितने फुट पे कौन सी जगह पर है, उसको पता लगा करके उसको शल्य शोधन कहते हैं। वो कहीं भी निकल सकती है, उसकी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। मेरा नाम केजी स्वामी है, मैं वास्तु में काम करता हूँ और मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है वास्तु करने में। और इससे वास्तु शास्त्र के अंदर वृक्षों का बड़ा महत्व बताया गया है, कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए। जैसे आपने पूछा पीपल वृक्ष के बारे में, अगर कोई व्यक्ति कहीं भी पीपल वृक्ष उगा हुआ है, उसको वहाँ से निकाल के पश्चिम दिशा में रोक दे उसको। पर स्थान होना चाहिए, इतना स्थान होना चाहिए वहीं पर लगता है जहाँ पीपल वृक्ष लग सकता हो, छोटे स्थान पर नहीं लग सकता। तो ये इसके लिए स्थान बड़ा चाहिए। अगर किसी के घर के पीछे भी पश्चिम दिशा में अगर पीपल वृक्ष है, वो रोका हुआ है, तो दीपक जलाता है, अगर वहाँ तेल का दीपक जली सांप उठे पूजा करता है, निःशुल्क से, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं नहीं बोला, मेरे शास्त्र बोलते हैं कि उस परिवार का तो एक से कवच बन गया, उसकी रक्षा होती है, वो परिवार आगे बढ़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन है। मैंने इसको आजमाया है, 15 वर्ष मैंने इसको शोध किया है। 15 वर्ष के बाद में इस पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले और मैं चमत्कार मानता हूँ इस चीज़ को कि जिसको कोई कल्पना नहीं कर सकता, उस परिवार को उत्थान की, वो परिवार बहुत उत्थान कर गया। एक मिथ है कि यत्र इधर उधर कहीं पे भी पीपल का वृक्ष उग जाता है, तो कि उसको नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, जबकि वो वहाँ पे उपयुक्त स्थान नहीं है उसका। उसके बारे में क्या कहते हैं? अगर कोई पीपल वृक्ष अन्य किसी जगह पे उगाया है जो सही जगह नहीं है उसके लिए, तो उसको वहाँ से निकाल करके दूसरी जगह रोप दो। काटना नहीं है, उसको रोपना है। आप इसको किसी मंदिर के पास लगा दो, मंदिर में भी लगाना है तो उसके पश्चिम में पीपल लगाएं। अक्सर पीपल दरारों में लगता है और वो उखड़ नहीं सकता है, वो वहाँ से निकल नहीं सकता, पतली सी दरार में पीपल उग जाता है। पीपल वृक्ष जो मकानों के दरारों में उगते हैं, निश्चित मकान के अनुसार मत है, ऐसे वृक्षों को वहाँ से निकाल देना चाहिए। तो वो मकान ही जो जिसमें आश्रय है, जिसमें व्यक्ति रह रहा है, वो खुद ही हट जाएगा। किसी प्रकार का दोष नहीं है, उसमें दोष नहीं है। जो मतलब उस परिवार को उसको नष्ट पहुँचा सकता है, बड़ा वृक्ष रूप लेता है ये, तो निश्चित उसको अगर संभव हो तो वहाँ से निकाल के रोक दो, ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं रोक सकते, ऐसी स्थिति या कोई संभावना नहीं है नहीं रोकने की, तो वहाँ तो दूसरा पेड़ लगा दो कहीं। लेकिन वो अगर दरार में है, मकान टूट सकता है, दीवार फट सकती है, ऐसी स्थिति वहाँ से हटाना उसको निश्चित है। लेकिन उसको क्या है, जब प्रयास करो कहीं भी लगा दो उसको। आप है विषय विशेषज्ञ KT स्वामी जी, KG स्वामी जी, भरतपुर से। धन्यवाद आपके लिए। और उमाकांत शर्मा जी, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्योतिर्विद हैं एवं मंच उद्घोषक हैं। मुझे लगता है इन्हें अब मंच उद्घोषण करने में PhD कर लेनी चाहिए। इतने समारोह में मंच उद्घोषित किया इन्होंने। पंडित हिरेंद्र शुक्ला जो बैतूल मध्य प्रदेश से हमारे समक्ष पधारे हैं। हेलो, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी
कि कृपया 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और मैं आयोजित किया है इसके लिए इन्हें साधुवाद देती हूँ और एक सम्मान इनके लिए भी बनता है भाई। तो प्लीज आप सब